We completed basically blood glucose regulations, how glucagon and insulin are responsible to regulate the blood glucose concentration and all of that. Any questions regarding regulation of blood glucose concentration that any one of you may have? Okay, it's clear. What's the name of the process when glucagon activate हो जाती है? When glucagon activate हो जाती है, जब glucagon ट्रिगर करता है या ग्लूकागॉन बाइंड करता है आके अपने रिसेप्टर से, आई थिंक सो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। उसको हम बुलाते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंज बुलाते हैं, दैट वंस ग्लूकागॉन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर इट कॉजेज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से हमारा जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। नो नो नॉट सम ग्लूकोजिनेस ग्लूकोजिनेसिस तो नहीं। हाँ अच्छा। सो बेसिकली बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो ग्लूकागॉन के होने मतलब ग्लूकागॉन बाइंडिंग की वजह से होते हैं। एंड उन प्रोसेसेस में से हमारे पास the processes that take place when glucagon binds with a cell, with a liver cell, तो हमारे पास ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। So yeah, over here we would have glycogenolysis, that is the hydrolysis of glycogen into glucose. And we would have gluconeogenesis, in which glucose would be formed from non-carbohydrate sources such as fatty acids and what? And amino acids. Sorry if I'm a little lost today. I'm still in the recovery phase, so I might be a little lost and zoned out. So please pardon me for that. या ये सब रायमा नोट्स में लिखा होगा, इन दोनों के जो आंसर की फॉर्मेटिंग होगी ना, जो मार्किंग पॉइंट्स होंगे, ग्लूकागॉन का जो एक्शन है, इंसुलिन का एक्शन है, ये सब नोट्स में मिलेगा इंशाल्लाह। आई सेंड यू द नोट्स ऑफ होम्योस्टेसिस बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे। जी रायमा। अस्सलाम वालेकुम मिस। आई जस्ट मीन कि वो जो आप वर्ड्स कह रही है ना, आई एम कंफ्यूजिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, सो कुड यू जस्ट राइट द वो वाला कौन सा है, वो वाला कौन सा है? ओके ओके। सो ग्लूकागॉन क्या ट्रिगर कराता है? ग्लूकागॉन बेसिकली triggers two processes, which are your glycogenolysis, that is the hydrolysis of glycogen, and gluconeogenesis. This is basically the conversion of glycogen to glucose, or the hydrolysis of glycogen to glucose. And gluconeogenesis is the formation of glucose from non carb sources such as fatty acids and amino acids से हमारे पास क्या बन सकता है? हमारे पास ग्लूकोज बन सकता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकागॉन बाइंड्स टू द लिवर सेल। एंड इंसुलिन क्या करवाता है? इंसुलिन आपका करवाता है ग्लाइकोलाइसिस, ताकि जो ग्लूकोज है वो यूजअप हो, किसमें? रेस्पिरेशन में यूजअप हो, ताकि हमारी ग्लूकोज की जो एक्सेस हाई वो है कॉन्सेंट्रेशन, वो रिड्यूस हो जाए, ताकि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में यूजअप हो रही हो। और वो क्या करवा रहा होता है? ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा होता है, विच इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन स्टोर्स। इसको ऐसे याद कर लो। लिसिस का क्या मतलब होता है? लिसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट, टू ब्रेक अपार्ट। ग्लाइकोजन लिसिस, ग्लाइकोजन स्प्लिट हो रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस को कैसे याद करोगे? ग्लाइकोजेनेसिस को आप याद करोगे सिंथेसिस से। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? कोई नई चीज का बनना। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है। सो यहाँ ग्लाइकोजन का लिसिस हो रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? परफेक्ट, नो वरीज। ओके। अच्छा, I just got the viral fever, all of that.
So I was down with fever on Friday and Saturday. So alhamdulillah, I'm better. I don't have fever anymore. So yeah, that's why I took a day off from teaching on the weekend and I was just resting. अच्छा, has Mutahar joined? Because मुझे Mutahar की एक query clear करनी थी regarding क्या कहते हैं effectors in osmoregulation. अच्छा, मैं कर देती हूँ recording, then I can like listen to that. अच्छा जी, मैंने एक बात बोली थी, I don't know if you guys would remember or not. I said कि osmoregulation में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टिम्युलस होता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी का और हाइपो ऑस्मोलैरिटी का, दैट इज द स्टिम्युलस. दैट स्टिम्युलस इज डिटेक्टेड बाय व्हाट? इट्स डिटेक्टेड बाय योर ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड द ऑस्मोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट वेयर? दे आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस. तो हमारे पास क्या कहते हैं रिसेप्टर्स का, रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में है और यही हाइपोथैलेमस क्या एक्ट कर रहा है? यही हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल सेंटर है. And control center is sending a signal to posterior pituitary, जिसकी वजह से posterior pituitary एक हार्मोन रिलीज कर रहा है. नाउ इन मेजॉरिटी केसेस हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं they can be effectors and they are effectors. For example, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के जो अल्फा एंड बीटा सेल्स हैं वो इफेक्टर्स हैं. क्यों? क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज ला रहे हैं बॉडी में. क्या फिजियोलॉजिकल चेंज ला रहे हैं? कि दे आर रिलीजिंग इंसुलिन, दे आर रिलीजिंग ग्लूकागॉन, डिपेंडिंग कि क्या स्टिमुलस है हमारा. तो हमारे पास हम एक ग्लैंड को ट्रिगर कर रहे हैं एक हार्मोन बनाने के लिए या एक हार्मोन रिलीज करने के लिए. सो एक स्टिम्युलस क्या, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? एक ग्लैंड दे रहा है. तो इस हिसाब से अगर एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स एक ग्लैंड दे रहा है तो वो एक इफेक्टर होना चाहिए. ये बात समझ आती है? ये बात क्लियर है? Glands can be effectors if they're doing something in response to a stimulus. This is clear to all. Now, हमारे पास आई वॉज रीडिंग अप एन आर्टिकल ऑन ऑस्मोरेगुलेशन और मैं आप लोगों का क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस की वर्कशीट भी बना रही थी. तो खैर एमएस में ना हर जगह इफेक्टर जो है इन योर सिलेबस वो हर जगह कलेक्टिंग डक्ट सेल आ रहा है, वो कहीं पर भी क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आ रहा. सो आई सर्च अप ऑन दैट एंड आई वाज रीडिंग अप ऑन दैट लास्ट नाइट. एंड मैंने यही क्या कहते हैं रिसर्च किया कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, पिट्यूटरी इज वन ऑफ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड समझा जाता है. सो व्हाई इज इट कि हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन में इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टर. सो अब आप लोगों को याद कि नहीं, टेल मी कि एडीएच बन गा रहा होता है, वो किसी को याद है? दैट वेयर इज एडीएच बीइंग प्रोड्यूस्ड? हाइपोथैलेमस. वेरी गुड. नाउ यहाँ पर जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि पिट्यूटरी वो हार्मोन नहीं बना रहा. यूजुअली क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्टर एक्ट कर रहा होता है ना, वो हार्मोन बना रहा होता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर द होम्योस्टेटिक बैलेंस. Over here, pituitary is not the gland which is making the hormone which would restore your homeostatic क्या कहते हैं balance. Pituitary is like a bridge. Pituitary यहाँ पर effector नहीं है. Pituitary को ऐसे समझो, pituitary is like a mediator. Pituitary is not an effector. Pituitary effector कब होगा? अगर उसका खुद का क्या कहते हैं हार्मोन बन रहा होता और प्रोड्यूस हो रहा होता. बिकॉज पिट्यूटरी पे ऐसा जैसा इफेक्ट नहीं आया कि वो कोई हार्मोन अपना बना के रिलीज करे, इस वजह से यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस द ग्लैंड इज नॉट द इफेक्टर. बट अगर हम किसी और सिचुएशन, किसी और क्या कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप की बात करें, तो जो कंट्रोल सेंटर जिस ग्लैंड को सिग्नल भेज रहा है हार्मोन बनाने और रिलीज करने के लिए टू रिस्टोर अ होम्योस्टैटिक बैलेंस, दैट ग्लैंड कैन बी योर इफेक्टर. यहाँ पर बिकॉज पिट्यूटरी इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग in restoring the homeostatic balance, that is why it is not the effector. तो हमारे पास होम्योस्टेटिक बैलेंस कहाँ रिस्टोर हो रहा है? कहाँ पर हम अपनी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, सॉरी ब्लड प्लाज्मा कह रही हूँ, कहाँ पर हम अपनी जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहाँ पर बैलेंस आउट कर रहे हैं, कहाँ पर रिस्टोर कर रहे हैं? वो हम यहाँ पर कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में, राइट? सो हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस हम क्रिएट जहां पर कर रहे हैं, या हार्मोन या जो भी हमारे कंट्रोल सेंटर ने चीज रिलीज करवाने का मैसेज दिया है, उसका जो इफेक्ट है
वो कहाँ पर प्रोड्यूस या कहाँ पर जनरेट हो रहा है? वो हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। एंड हेंस ऑस्मो रेगुलेशन में कलेक्टिंग डक्ट इज योर इफेक्टर, क्योंकि चेंज जो आ रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंज जो आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स? Perfect. Michelle, hypothalamus would be your control center over here, and hypothalamus would have the osmoreceptors. So hypothalamus में हमारे receptors है, hypothalamus में हमारा is our control center. It is sending the signal to pituitary that आप मेरा जो हार्मोन मैंने आपको दिया था ना थोड़े टाइम के लिए, वो आप रिलीज कर दो। तो हाइपोथैलेमस को हम इफेक्टर नहीं बुलाएंगे, हाइपोथैलेमस को हम कंट्रोल सेंटर बुलाएंगे, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी के। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, कंट्रोल सेंटर सिग्नल देगा, ग्रीन सिग्नल देगा, तभी पिट्यूटरी रिलीज करेगा क्या कहते हैं इसको, एडीएच को। आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज एक एक्सेप्शनल केस है। सो बस अभी के लिए इतना याद कर लो, एट योर लेवल दे वुड जस्ट आस्क व्हाट इज द, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जो क्वेश्चन रात को देख रही थी वो ये था दैट यू हैड टू आइडेंटिफाई द रिसेप्टर्स and the effectors in the negative feedback loop in osmoregulation. So you simply have to say that the receptors are present in the, or the osmoreceptors are present in the hypothalamus, which would detect the stimulus for either hyperosmolarity or hypoosmolarity. And the effector are your, either you can say collecting duct or you can say the collecting duct cells. ठीक है? Okay. अच्छा जी. Okay. Sorry about my voice, guys. Anyways, अच्छा जी. Urine dipstick. Yeah, pituitary releases it, but because हमारे मतलब है, I was waiting for you, but आपको ना first 5-7 minutes की you would have to see the recording now. I was explaining वो वाला part जो मैंने कल message किया था ना कि why only collecting duct cells are considered to be the effectors in the osmoregulation pathway. तो मैंने अभी वो चीज़ explain किया. So it's in the recording just after the class. It's for 5 minutes. You can just catch up on that, and if you have any questions, then you can ask me. अच्छा, Rahima, what were you asking? Let me see your question. या पिट्यूटरी इज रिलीजिंग इट, बट बिकॉज पिट्यूटरी का अपना जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, वो उसमें दो हार्मोन स्टोर्ड होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएचडी। ये दोनों जो हार्मोन्स है ना, ये पिट्यूटरी बनाते ही नहीं है। पिट्यूटरी के जो अपने वाले हार्मोन्स होते हैं वो मीडियन पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी का जो मीडियम मिडिल वाला एरिया होता है वहां पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हमारे हार्मोन्स बनता है ना, वो खुद पिट्यूटरी बनाता है और रिलीज करता है। तो वहां पर पिट्यूटरी इज एन इफेक्टर। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्योंकि पिट्यूटरी खुद हार्मोन नहीं बना रहा बल्कि किसी और के हार्मोन से स्टोर किए हुए हैं और बस वक्त आने पर दे रहा है, तो इस वजह से इट इज नॉट एन इफेक्टर, बिकॉज वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इट इज एक्टिंग एज अ मेडिएटर। ठीक है? यस, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नॉट पिट्यूटरी जस्ट, बिकॉज पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियन एंड anterior, posterior, and median. So median pituitary and anterior pituitary, they have their own industry going on. They're making their own stuff. And the warehouse area is just the posterior pituitary, जहाँ पर वो hypothalamus के hormones को as a like store करके रखता है कि जब because hypothalamus बहुत छोटी सी जगह है, उसके पास जगह नहीं है अपने क्या कहते हैं हार्मोन संभालने की, तो वो किसी और को दे देता है। हाइपोथैलेमस को आप ऐसे समझ लो कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी ईदी जो है वो सारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रख लेती है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज लाइक द एडल्ट एंड hypothalamus is the kid. Such a stupid example that was, but it is what it is. Yeah, it's the amma basically. Posterior pituitary is the amma. Yeah, see, the posterior pituitary is never gonna give back the ADH to hypothalamus. So, see, वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं और, जैसे अम्माएं कहती है हमने तुम्हारे पैसे संभाल के रख के तुम्हीं पर खर्च किए हैं, जो हमें पता नहीं होता कहाँ पे खर्च हुए हैं। Yes, the hypothalamus never gets the ED back. Great. Now I hope you guys would remember this paper में आए तो आप लोग ऐसे बताना कि बनाता हाइप चीज होती है हाइपोथैलेमस की, रख पिट्यूटरी लेता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लेता है। रिसेप्टर्स क्या हुए? रिसेप्टर्स हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर जी? हाइपोथैलेमस में। ठीक है? परफेक्ट। अच्छा जी, ये सारी चीजें हो गई, अब हम आ जाते हैं यूरिन डिपस्टिक पे। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के क्या होते हैं, टेस्ट्स होते हैं टू गेट अ नो हाउ ऑन आवर ग्लूकोज लेवल्स, स्पेसिफिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं
उनके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं टू सी के क्या कहते हैं, डायबिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है, आपके एलओज में नहीं है। 2024 से 2027 तक का जो सिलेबस है उसमें डायबिटीज नहीं है। पहले डायबिटीज मिलाइटिस भी होती थी और इंसिपिडिस भी होती थी। नाउ द थिंग इज, मैं एएस में कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताती बिकॉज एएस में इतना एक्स्ट्रा कंटेंट आता नहीं है। बट वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक, और कल हम जब पास्ट पेपर्स करेंगे, मैं ब्रीफली 5 to 10 मिनट्स के लिए आप लोगों को डायबिटीज पढ़ाऊंगी जरूर। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट होता क्या है A2 में कि कहीं से भी कोई भी कहानी जो कि साइंस की दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, वो कहानी आपकी केस स्टडी बनकर आ सकती है। So I want you guys to have an upper edge and you guys to have that knowledge कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो कोई भी सजेस्ट बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जामिनर को पता है कि आपके सिलेबस एलो में वो चीज मेंशन नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो या तो एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट होगी या इम्प्लिसिटली प्रेजेंट होगी या कॉमन सेंस होगी। यही तीन केसेस होते हैं, इम्प्लिसिट नॉलेज होती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, या कॉमन सेंस होती है। पेपर में क्योंकि वो टाइम प्रेशर इतना होता है और सीआई प्रेशर इतना होता है, तो हम कॉमन सेंस तो वैसे ही कॉमन नहीं है, तो वो बेचारी रह जाती है कहीं। बट स्टिल वी वुड वर्क, या कॉमन सेंस फेल्स देयर, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एग्जैक्टली। तो वो सब हम इंशाल्लाह वील बिल्ड अप ऑन दैट, बट आई वांट यू गाइस टू हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंड उसके लिए अगर मुझे भी कोई रेलेवेंट आर्टिकल्स या रीडिंग्स मिली, आई वुड बी शेयरिंग इट विद यू गाइस, ताकि आप लोगों के पास अगर वो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी ना अपने सब्जेक्ट को लेके, यू गाइस वुड बी एबल टू टू अटेम्प्ट एंड अप्लाई दैट नॉलेज इन योर एग्जाम्स। तो मैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बल्कि लकीली फॉर यू गाइस वो ये है कि इस साल मेरा भी शायद इस साल नहीं, वैसे आप लोगों के लिए मैं स्टैटिस्टिक्स जो सीखूंगी वो शायद मुझे नेक्स्ट ईयर काम आएगी बिकॉज आई हैव स्टैट्स नेक्स्ट ईयर इन माय सेमेस्टर 4। और क्या कहते हैं, बट आप लोगों के लिए फायदा ये दैट दिस टाइम राउंड वी वुड बी आई एम स्टडिंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दिस सेमेस्टर। तो उसमें बहुत सारे ना प्री नेटल डिसऑर्डर्स एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है। सो अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आएगी, जीन टेक आएगी, उसमें एमनियोसेंटेसिस आ जाता है और बहुत सारे उसके रिलेटेड ना डिजीजेस आ जाती हैं। सो अगर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके अराउंड आप लोगों का कोई केस स्टडी आ सकती है, सो आई वुड बी शेयरिंग दोज टिप्स एंड बिट्स विद यू so that you guys know how to approach case-based answers. So हम उस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं यूरिन डिपस्टिक पे। ओके, सो क्या हमारे नॉर्मल यूरिन में, हेल्दी इंडिविजुअल के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है? इज दैट पॉसिबल इफ इट्स लाइक अ हेल्दी पर्सन? नहीं होती बिल्कुल। अच्छा जी, तो यूरिन डिपस्टिक हमारे पास हम क्यों यूज करते हैं? जो यूरिन डिपस्टिक इज नॉट जस्ट फॉर ग्लूकोज। यहाँ पर एक आपके पास टेस्ट किट का सैंपल है। So you see, यहाँ पर they're checking leukocytes or your WBCs. They're testing your pH, they're testing your protein, they're testing ketone, bilirubin, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं आपके यूरिन के अंदर जिसके लिए वो टेस्ट करता है। कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं होती लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस में वो प्रेजेंट होना शुरू हो जाती हैं। सो जो यूरिन डिपस्टिक होती है उसमें खाली ग्लूकोज को हम नहीं टेस्ट कर रहे होते, हम बहुत सारी चीजों को टेस्ट कर रहे होते हैं। उसका जो एक पार्ट होता है उस डिपस्टिक का, आई थिंक सो इन दिस केस ये वाला ग्लूकोज का जो पैड होता है, दैट वुड टेस्ट फॉर ग्लूकोज। और उसके पीछे क्या साइंस है या कैसे हमारे पास इस डिपस्टिक के इस पैड में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि हमें टेस्ट रिजल्ट्स देती हैं, वी गोना स्टडी दैट नाउ। हमारे पास यूरिन डिपस्टिक के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं जो हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे, बट यूरिन डिपस्टिक हमें ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन बताती है। इट डज नॉट टेल अस ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, अगर हमारे पास यूरिन में ग्लूकोज आ रही है तो उससे इंडिकेशन क्या मिलेगी? दैट हमारी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। क्योंकि ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो मतलब बहुत एक्सेस ग्लूकोज प्रेजेंट है, और वो एक्सेस ग्लूकोज बॉडी भेज रही है बाहर कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत ग्लूकोज है। सो the urine dipstick does not tell you the quantity of your blood glucose concentration. However, if
क्या कहते हैं, हमारे पास ग्लूकोज यूरिन में आ रही है, सो इट इज एन इंडिकेटर, इट इज अ रेड फ्लैग फॉर द फैक्ट दैट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हाई। ठीक है, सो यूरिन डिपस्टिक ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली क्वांटिटेटिवली नहीं बताती। However, if there is glucose present in the urine and that is detected, it is an indicator that your blood glucose concentration is high. यस, हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, हमारा जो सेट पॉइंट है ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन का उससे ज्यादा होते हैं, तो हमारे पास होता क्या है कि नॉर्मली फिल्ट्रेट होता है। एंड जब हमारे पास जो फिल्ट्रेट होता है उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेट जाता है पीसीटी में, पीसीटी में 100% ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब। बट हमारे पास अगर बहुत ज्यादा ऑलरेडी ब्लड प्लाज्मा में टिश्यू फ्लूइड में ग्लूकोज है, तो ब्लड को और ग्लूकोज नहीं चाहिए, ऑलरेडी उसके पास इतनी ज्यादा ग्लूकोज है, तो हमारे पास 100% रीअब्सॉर्प्शन पर नहीं होगी अगर किसी को डायबिटीज है। So when person has diabetes, they would have glucose coming in their urine. और बहुत सारे आप लोगों ने शायद डायबिटिक लोगों के बारे में सुना होगा, if you have anyone who has diabetes in your family, कि उनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, या उनकी क्या कहते हैं यूरिन में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन बहुत होती है। सो जब उनके यूरिन इन्फेक्शन डेवलप हो रहा होता है, या उनका यूरिन क्या कहते हैं बहुत बर्निंग सेंसेशन के साथ पास हो रहा होता है, दैट मीन्स कि उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। तब इस वजह से उनका जो यूरिन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और इस वजह से उनको बर्निंग सेंसेशन इन्फ्लेमेशन फील होती है। ठीक है। अच्छा, होता क्या, हमारे पास जो ये एक पैड है ना, इसमें ये जो मैंने सर्कल किया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग क्या कहते हैं ग्लूकोज, हम उसकी कहानी पढ़ेंगे। यस, वी वुड बी स्टडिंग द बायोसेंसर, या जिसको हम ग्लूकोमीटर बुलाते हैं अपनी आम जबान में, वो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, नाउ दिस छोटा सा पैड हैज थ्री थिंग्स, इट हैज टू एंजाइम्स एंड इट हैज वन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, एंजाइम्स कौन सी है? इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स है। इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स हमने एएस में पढ़ी है। व्हाट इज एन इमोबिलाइज्ड एंजाइम, मतलब क्या क्वालिटी होती है एक इमोबिलाइज्ड एंजाइम की, या हाउ इज इट डिफरेंट और हाउ इज इट यूजफुल इन कंपैरिजन टू अ मोबाइल एंजाइम और टू ए soluble एंजाइम? ओके, लेट मी सी। गुड, ठीक है। नो, इमोबिलाइज्ड एंजाइम, अच्छा, एंजाइम्स एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं या फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं? एएस का रिवीजन करवा रही हूँ मैं। क्या होता है? अच्छा, बाय द वे, जिस तरह आप लोगों को केम के लिए एएस ऑर्गेनिक वगैरह पढ़नी होती है, वैसे इतनी पढ़नी बायो के लिए आपको एएस कंटेंट बस याद होना चाहिए, जितना रेलेवेंट बेसिक चाहिए होती है प्री रिक्विजिट नॉलेज। प्लीज कोई जाके एएस के 11 चैप्टर्स याद करने ना बैठ जाए। व्हेन आई स्टार्टेड एएस, मैं वो ओवर एफिशिएंट बच्चा थी, सॉरी ए2 जब स्टार्ट हुआ था, आई वाज लाइक एएस भी रिवाइज करूंगी, ए2 भी रिवाइज करूंगी, नहीं करना होता। प्लीज डोंट बी एज ओवर एफिशिएंट एज योर टीचर वाज बैक इन द डेज। अच्छा जी, एंजाइम्स क्या होती हैं? ग्लोब्यूलर होती हैं, एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल। अब अगर एंजाइम सॉल्युबल होंगी, यूरिन इज व्हाट, इट्स अ फ्लूइड, तो एंजाइम्स तो हमारी यूरिन में घुल जाएंगी, बह जाएंगी, तो फिर हम रिकवर कैसे करेंगे? तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होती हैं विच आर ट्रैप बाय ए इनर्ट सॉलिड मटेरियल। सो फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एंजाइम, ठीक है, ये मैं ब्लू से एंजाइम बना रही हूँ, और इसको हमने ट्रैप कर दिया है इन एन इनर्ट, एंड इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, एंड एक तो अनरिएक्टिव होता है ये मटेरियल, और इनसॉल्युबल होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ये एंजाइम है, ये घुलेगी नहीं आपके लिक्विड में, एंड यू कैन इजीली सेपरेट इट फ्रॉम वट एवर मिक्सचर यू आर इंट्रोड्यूसिंग द एंजाइम है। सो हमारे पास हम इमोबिलाइज एंजाइम्स यूज कर रहे होते हैं, इन डिप्स्टिक्स में इमोबिलाइज एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, तो हमारे पास दो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज। सिमिलर साउंडिंग नेम्स हैं, एक तो ऐसे ही आसान हो जाएगा दोनों के नाम याद करना, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज। और अभी हम कहानी की तरह पैरेंटली पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो दो एंजाइम्स हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज। नाउ नाम से बताओ, ग्लूकोज ऑक्सीडेज है तो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या होगा?
वेरी गुड, ग्लूकोज होगा। और हमारे पास अब जब ग्लूकोज, एग्जैक्टली ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो एक ऐसी एंजाइम है विच वुड बी एन एंजाइम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, और हमारे पास पेरोक्सीडेज होगा। पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज से क्या लग रहा है, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? इज दिस नॉट एंकरिंग? अच्छा, सो इट्स लाइक ऐसे ऐसे, इट्स लाइक दैट। और इसके ऊपर आपका फॉर एग्जांपल ये क्रोमोजन है, रिड्यूस क्रोमोजन। एक आपकी ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम लगी हुई है। एक आपकी क्या कहते हैं, ये लगी हुई है पेरोक्सीडेज। तो ये जो तीन चीजें होती हैं वो इस जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और अगर इस पे हम यूरिन सैंपल ऐड करेंगे ओवर हियर, तो हमारे पास अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो पहले वो ग्लूकोज, अगर ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी टू प्रोड्यूस ग्लूकोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो पर ऑक्सीडेज के साथ जाकर अपना रिएक्शन करेगा, ठीक है। और फिर जो क्रोमोजन होगा, वो जो ये साइड पे क्रोमोजन है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कर देगा। सो ये हो रहा होता है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ द ए लेवल सिलेबस, बट मैं बताती चलूँ, सजेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हमारे पास क्रोमोजन इस पैड पे चिपका हुआ है, या क्यों वो लीक आउट नहीं कर रहा, या हमारे पास खाली ग्लूकोज, हमें कैसे पता कि सिर्फ ग्लूकोज ही इस पैड पे जा रही है, बाकी कोई मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ये जो ग्लूकोज वाला पैड है ना, इट्स बेसिकली, इट हैज लाइक, आप एक तरह से कह लो कवर हुआ हुआ है, या एक ट्रैप से ऐसे बना हुआ होता है ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसिटेट। अगर सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर याद है, सेल्यूलोज का वो क्रिस क्रॉस वाला स्ट्रक्चर होता था, डू यू रिमेम्बर दैट फ्रॉम एएस? तो वो ये क्रिस क्रॉस वाला जो पूरा नेट है ना, वो इस क्या कहते हैं पैड को, यू कैन से इंसर्कल किया हुआ है, इंट्रैप किया हुआ है। इसकी वजह से आपको याद होगा कि जो ये स्मॉल पोर्स होते हैं इन सेल्यूलोज, उससे सिर्फ स्पेसिफिक चीजें और छोटी चीजें ही क्रॉस करती हैं, बहुत लार्ज चीजें क्रॉस नहीं करती। सो दिस नेटवर्क, दिस mesh work would ensure that only glucose molecule enter inside this area, और खाली वो ही रिएक्शन कर रहा हो और कोई दूसरा मॉलिक्यूल इंटरफेयर ना कर रहा हो रिएक्शंस के साथ। और दूसरा, this network basically holds together the chromogen, the enzymes to not leak out, because जिसके pores होंगे they're of the size कि वो ग्लूकोज को पास होने दें। क्या हमारे पास सेलुलोज सेल वॉल के थ्रू ग्लूकोज अंदर नहीं जाती प्लांट सेल के अंदर? दैट्स व्हाई। I don't. In your syllabus, Mishal, cellulose acetate is not something explicitly you should be knowing. This is an additional information in case कोई suggest का question आ जाए, that suggest why the immobilized enzymes are held intact on the glucose pad. So you can write कि हमारे पास अगर खाली cellulose भी लिख दोगे तब भी marks मिल जाएंगे, ठीक है। Cellulose acetate is more specific. अच्छा, बेनेडिक्ट टेस्ट याद है? बेनेडिक्ट टेस्ट को हम क्या बोलते थे? इट इज अ semi qualitative test. It's a semi quantitative test because उससे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चलती थी रिड्यूसिंग शुगर्स की, हमें एक रेंज पता चल जाती थी, हमें क्या कहते हैं एक आइडिया हो जाता था, कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकते थे कि ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर है इस ट्यूब में, इसमें कम रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें बिल्कुल रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जो यूरिन डिपस्टिक है ना, उसका भी जो कलर चेंज है या उसका भी जो रिजल्ट है, दैट इज ऑल्सो सेमी क्वांटिटेटिव। हमें इंटेंसिटी ऑफ कलर से ये पता चल जाएगा कि कितनी कम या कितनी ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन सैंपल में, बट हमें एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं पता चलती। सो दिस इज हाउ the strip would look like। तो वो आपको क्या कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, उन्होंने पूरा वो दिया हुआ है। जैसे अगर देखा हो जब कभी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसी ब्लड टेस्ट में आप खुद अपनी रिपोर्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपकी चीजें नॉर्मल रेंज में हैं कि नहीं है।
क्योंकि वो रेंज दी हुई होती है, स्टैंडर्ड आपको बताया हुआ होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको वो बता देते हैं कि इस कलर का क्या मतलब है, और फिर आप अपने रिजल्ट को खुद ही सेल्फ एनालाइज कर देते हो और फिर डिसाइड करते हो कि डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना। सो अगर यहाँ पर देखो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर येलो कलर है तो नेगेटिव है, या ऊपर वाले में अगर सी ग्रीन सा कलर है तो नेगेटिव है। बट जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं या कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। इसका अच्छा, जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 100, 250, 500, 1000, 2000, ये mg पर डेसीलीटर में लिखे हुए हैं। नॉर्मली आपकी जो ग्लूकोज होती है, um, वो इन योर ब्लड जो होती है, दैट इज 90 to 100 mg per deciliter. 100 to 125 is pre-diabetic and 125 above is diabetic. यहाँ पर क्या है, अच्छा ये आपको नहीं पता हो ना, मैंने सिर्फ एनालिसिस समझाने के लिए ये वैल्यूज आपको बताई हैं। अच्छा, अब 1/10 का क्या मतलब है? 1/10 की जो परसेंटेज है, आई थिंक सो दैट वुड कम आउट टू बी 10%, इज दैट करेक्ट? एंड 1/4 वुड बी 25%, और फिर उसके बाद 1/2 वुड बी 50%, 1 वुड बी आई थिंक सो 100%, और ये शायद 200% होगा। आपको परसेंटेज पता चल रही है इससे कि कितनी परसेंटेज ग्लूकोज आपके यूरिन सैंपल में प्रेजेंट थी, या आपको एक रेंज पता चल रही है कि 100 के आसपास आपकी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट थी। सो आपको एक एस्टिमेटेड रिजल्ट मिलता है। आपको क्या कहते हैं, एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव रिजल्ट नहीं मिलता, यू गेट एन एस्टिमेट। दैट इज व्हाई इट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, not a completely quantitative test, because you're not getting the specific quantity. आई थिंक यूरिन डिपस्टिक से तो टेस्ट आप एट एनी टाइम ही कर सकते हो। आई थिंक सो विद यूरिन डिपस्टिक आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, या बट इट डिपेंड्स कि आप फास्टिंग में करना चाह रहे हो, रैंडम में करना चाह रहे हो। इट डिपेंड्स, आप कर किसी भी टाइम पे सकते हो, बट हाँ, जो ग्लूको देखो, यूरिन में देखो, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, हम जो फास्टिंग और रैंडम करते हैं और जो एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं वो यूरिन डिपस्टिक से नहीं आती, वो ग्लूकोमीटर से आती हैं। यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज द ग्लूकोमीटर विद यूरिन डिपस्टिक। ग्लूकोमीटर आपको एग्जैक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बता रहा होता है, वो आपके ब्लड में कितनी ग्लूकोज है वो बताता है। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज नहीं बता रहा, वो यूरिन में कितनी ग्लूकोज है वो बता रहा है। ठीक है, सो डू नॉट कंफ्यूज ब्लड ग्लूकोज लेवल with urine glucose levels. ठीक है, this is just an indicator. That is why I'm continuously saying it is semi quantitative. Exactly quantitative results हमें कहाँ पर पता चलता है? बायोसेंसर या ग्लूकोमीटर से पता चलता है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी कुछ एडवांटेजेस होंगी, डिसएडवांटेजेस होंगी। एडवांटेजेस क्या? इट इज इजी टू यूज एंड सेव, इट इज नॉट इन्वेसिव, आप प्रिक नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप कहीं इंसर्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या कहते हैं, इट्स इजी टू यूज एंड इट इज सेफ। उसके बाद रैपिड रिजल्ट्स, 5 to 10 मिनट्स में आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो यू डो नॉट हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स, इट्स इजी, आप घर पे आराम से यूज कर सकते हो। यूरिन डिपस्टिक कोई भी यूज कर सकता है, लाइक मैं भी, आप भी, एनीबडी कैन यूज, इसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती। देर आर सम पीपल हु हैव नीडल फोबिया, वो नीडल नहीं लगवा सकते, नीडल देख के वो फेंट हो जाता है, उनको पैनिक अटैक आ जाता है। सो फॉर सच पेशेंट्स हम उनको नीडल इंसर्ट करके नहीं, क्या कहते हैं, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल दे सकते हैं। सो हम एस्टिमेटेड, क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट अंदाज में उनका यूरिन सैंपल लेकर उससे इवेल्युएट कर लेता है, बिकॉज नीडल प्रिकिंग इज नॉट समथिंग दैट इज प्रेफरेबल फॉर देम, एंड इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। मतलब आई थिंक सो 100, 200, 300 इस तरह की प्राइस रेंज में आ रही होती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंट्री एंड करेंसी यू आर फॉलोइंग, बट इट्स लाइक वेरी, क्या कहते हैं, um गुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये हमारे पास खाली ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन बता रही होती है, एंड इट वुड ओनली गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड्स द नॉर्मल लिमिट, दैट इज व्हेन यू आर your blood glucose levels are above norm, and when they're above norm तब आपके यूरिन में आ रहा होता है ग्लूकोज, और सिर्फ तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Results are not very accurate because again it is semi quantitative, it's not giving you the exact result, estimated results होते हैं, so they are not very accurate। एंड हमारे पास यूरिन डिपस्टिक इज डिस्कार्डेड आफ्टर यूज, आप बार बार एक ही डिपस्टिक को रीयूज या रीयूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हर दफा आपको
नहीं, यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट your lipstick?